सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोगों ने सेकंड पार्ट जो था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का वो कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो फर्स्ट पार्ट था हम लोगों ने वो कर लिया था, हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? तो जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो वर्ड ना फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, एंटरप्रेन्योर से, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, ठीक है। तो यहाँ पर ना अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग लोगों ने दी हुई है, तो वो हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। पहला है कॉल डिफाइन ने दी है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है टू इनिशिएट एंड मेंटेन एंड एग्रेडाइज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, यानी ऐसी एक्टिविटी है जो क्या इनिशिएट करती है और मेंटेन करती है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, यानी वो चलाती है, ठीक है। फिर देखो, एक इसमें से ना क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि ऐसा एमसीक्यू में एक बार आ चुका है, ठीक है, कि द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटी विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्सेज दे करंटली कंट्रोल। तो ये वाली डेफिनेशन किसने दी है? तो किसने दी है? स्टीफसन एंड जेरिलो ने ये वाली एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या? तो एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, यानी इकोनॉमिक प्रोसेस यानी जो अर्न करने के लिए जो बिजनेस हम लोग चलाते हैं ना, जो अर्निंग के लिए जो काम हम लोग करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और तो ये इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें ना नया बिजनेस इनिशिएट करते हैं, और वो कैसे आते हैं? बहुत अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज़ के साथ, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इसमें लोग आते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नई नई क्रिएट करते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं, डेवलप करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट बहुत सारा कमाते हैं, ठीक है। फिर आप अब देखो, अब इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला, एंटरप्रेन्योर क्या है? तो एंटरप्रेन्योर एक वो पर्सन है जो कि रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल और असेट्स लाता है ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला, एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो कि क्या करता है, जिसको अंदर से डिजायर होती है ना, जिसको अंदर से डिजायर होती है टू ऑब्टेन समथिंग, टू अटेन समथिंग, ठीक है। फिर आता है सोशियोलॉजिस्ट ने एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफाइन किया? तो ये वो पर्सन होते हैं जो ना सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए मतलब खोलते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे मैनेजमेंट गुरुज हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योर को बोला है कि ये वो पर्सन है जो क्या करते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं और उसको अचीव भी करते हैं, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के। तो सबसे पहला तो देखो यही लिखेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, यानी जो अर्निंग के लिए की जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं प्रॉफिट मेकिंग और प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये स्टार्ट कैसे करते हैं, ये लोग स्टार्टिंग से ही आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी को, और इनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये एज अ पोटेंशियल टू सेल, मतलब अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी अच्छी आइडेंटिफाई करते हैं और सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए मार्केट में, ठीक है। और ये काय में डील करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो वो वेस्ट भी नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप में एक ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क ले पाए, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी स्कोप फिर नहीं है, अगर आप लोग रिस्क नहीं ले रहे तो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को आर्ट और साइंस बताया है। तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आर्ट एज वेल एज साइंस का। तो वो कैसे है? तो देखो, साइंस में भी अब कुछ केमिकल्स, अगर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस जो फॉलो करते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का भी पूरा एक प्लान होता है। तो उसमें भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले प्लान करते हैं, सेट करते हैं गोल, फिर आगे आगे धीरे धीरे ऐसे आइडियाज जनरेट करके ऐसे ऐसे धीरे प्रोसीजर है इसकी भी, ठीक है। और अब और आर्ट कैसे है? तो देखो, जो आर्ट है, यानी आर्ट एक स्किल है ना, और हमारी एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बहुत बड़ी स्किल है अपने आप में, है ना। तो और उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप में भी स्किल रिक्वायर्ड होती है, आर्ट में भी स्किल रिक्वायर्ड होती है। तो हो गया ना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यही इसमें बताया है कि आर्ट एज वेल एज साइंस है, ठीक है।
और एक एंटरप्रेन्योर के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर वो है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि कैपेबिलिटी होती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर पाए, बहुत सारी रिसोर्सेज को अरेंज कर पाए, है ना, और एक अपॉर्चुनिटी ला पाए। ठीक है, फिर आता है क्या क्वालिटीज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला कि इनिशिएटिव। तो देखो कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आती है और जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोग तो इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्विक से आएगी और फटाक से जाएगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, मतलब हाँ अपन एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो सोचना तो है, लेकिन इनिशिएटिव यानी हमको कदम रखना पड़ेगा, इनिशिएट लेना पड़ेगा खुद से, है ना, ताकि हम लोग वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर पाएँ, है ना, और एडवांटेज अपॉर्चुनिटी का ले पाएँ। ठीक है, अगर आपने एक बार अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर वो वापस से अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। ठीक है, सो इनिशिएटिव लेना एक एंटरप्रेन्योर का बहुत मस्ट होता है उसके लिए। ठीक है, फिर आता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। तो देखो मैंने आपको बताया ना, बिजनेस में रिस्क का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। रिस्क एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसमें बिजनेस तभी अर्न कर पाता है प्रॉफिट जब वो कुछ रिस्क लेता है। ठीक है, तो अगर बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट अर्न करना है तो उसको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अरे हाँ, फिर आता है एबिलिटी टू लर्न। थर्ड आता है एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो एक एंटरप्रेन्योर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो उसने पास्ट में मिस्टेक्स किए, पास्ट में जिससे उसको लॉस हुआ है, तो वो मिस्टेक वो इन फ्यूचर इन प्रेजेंट ना करे, उसकी गलती मतलब खुद की गलतियों से सीखे। ठीक है, और वो मिस्टेक दोबारा ना दोहराए। ठीक है, फिर आता है हमारा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, हर एक एंटरप्रेन्योर में मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वही मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो वो उसके उसके जो दूसरे लोग हैं उसको कैसे मोटिवेट करेगा। ठीक है, फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो देखो एक एंटरप्रेन्योर में ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है फॉर अचीविंग सक्सेस। ठीक है, अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो वहाँ पर अगर उसमें तो वहाँ पर ना क्या होता है, अचीव जो सक्सेस है वो थोड़ी सी कम सी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि खुद ही डाउट करते रहेंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हार्डवर्क। ऑफकोर्स नॉट इन एंटरप्रेन्योर, सारी एक्टिविटी जो भी हम लोग सारा वर्क जो भी हम करते हैं सब में हार्डवर्क लगता है, इसमें भी हार्डवर्क लगता है, तो हार्डवर्क इज मस्ट। ठीक है, फिर आता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो देखो हर एक एंटरप्रेन्योर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्विक डिसीजन ले पाए, है ना, ताकि मतलब क्विक डिसीजन ले पाए और सही डिसीजन ले, सही टाइम पे सही डिसीजन ले। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखा है कि लूँ कि नहीं लूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक सूटेबल और टाइम से डिसीजन ले पाए ताकि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है। तो देखो सर्विस एंटरप्रेन्योर, तो सब नाम से समझ आ रहा है कि ये वाले जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये आइडिया तो ऐसा आइडिया लाते हैं जो मार्केट में नहीं होता। ठीक है, और उसको सर्विस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना, तो देखो बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना, ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि, तो ये लोग क्या होते हैं ना, ये ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ये वाले एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व नहीं होते, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो रही है मार्केट में, उसके पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। भले ही प्रोडक्ट जो है ना, उस प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन मार्केट में, लेकिन इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये लोग लोकल मार्केट में भी उस चीज़ की डिमांड लाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ले आते हैं। ठीक है, फिर आता है इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योर देखो नाम से समझ आ रहा है कि ये मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड्स को कि मार्केट में क्या नीड्स है उनकी, और उस पर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं और उनको देते हैं। ठीक है, और इनको प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी बोलते हैं, और ये लोग अपनी इंडस्ट्री यूनिट इसलिए बनाते हैं ताकि ये प्रोडक्ट बना पाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ये वाली सारी इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल, मशीन, टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब। ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं ना, ये एग्रीकल्चर में होते हैं, नाम से समझ आ रहा है ना। तो देखो ये एग्रीकल्चरिस्ट वाले क्या करते हैं, ये वाले एंटरप्रेन्योर एग्रीकल्चर में नई नई टेक्निक्स और इनोवेटिव टेक्निक्स लाते हैं ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाए। ठीक है, नई नई टेक्निक्स इनोवेशंस लाते हैं। ठीक है, फिर आता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं
इन लोगों को टेक्निकल नॉलेज होता है, इनके पास स्किल होती है टू इनोवेट, है ना, कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मशीन्स बनाते हैं, ठीक है, टूल्स बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, है ना। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही हमारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर का बर्थ हुआ है, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं ना, मार्केट क्रिएट करते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। ये कोई मतलब ये लोग क्या होते हैं, ये कोई टेक्निकली वो नहीं होते, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं, और इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। लेकिन ये लोग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पहले जो किया जाता है और जो बाद में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किया जाता है, नहीं, उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। तो देखो ये क्या करते हैं, ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको एक हाई रीच पॉइंट पे ले जाते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, जब अपना प्रोजेक्ट हाई पॉइंट पे अच्छी रीच हो जाती है उसकी, तो उसको दूसरे बिजनेसमैन को सेल कर देते हैं, ठीक है। फिर वापस नया बिजनेस खड़ा करते हैं, फिर ऐसे ही सेम साइकिल फॉलो करते हैं। फिर आता है आईटी एंटरप्रेन्योर। तो आईटी एंटरप्रेन्योर्स क्या कौन होते हैं, जो हमारे टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, ठीक है, ये वो होते हैं। लेकिन जो अब इसमें बोल दिया कि आईटी और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, तो देखो जो हमारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर है ना, वो ये सब फील्ड में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल डिवाइसेस बनाना, ये सिविल वर्क्स हम लोग इनको बोल सकते हैं। लेकिन जो आईटी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है वुमेन एंटरप्रेन्योर। नाम से समझ आ रहा है, जो विमेन खुद का बिजनेस खोलती है वो होती है विमेन एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट करती है अपना बिजनेस, ठीक है। फिर आता है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योर। तो सोशल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं, ये काहे पे फोकस करते हैं कि जो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, इनको हम लोग सोसाइटी के इनोवेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी के लिए डेवलप करते हैं फंड वगैरह, और उनके लिए सॉल्यूशन सारी प्रॉब्लम के लेके आते हैं, ठीक है। फिर आता है फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर में क्या होता है ना, अगर जैसे फैमिली बिजनेस है, अगर वो बिजनेस चल गया ना, तो जब पापा की एज हो जाती है, तो फिर उनका बेटा वो बिजनेस को ऑक्यूपाई करने लग जाता है। ऐसा बोलते हैं ना, कुछ शॉप है तो पापा के बाद उनका बेटा उसमें बैठने लग जाता है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चलता जाता है इनका, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जिनका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी बिजनेस किसी ने किया ही नहीं है, तो यही जो पहले होते हैं जो कि स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस, तो ये होते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फिर आता है रोल्स एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो क्या रोल और क्या फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर का। तो सबसे पहला फंक्शन है कि ये आइडेंटिफाई करता है एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी ढूंढता है ना मार्केट में, है ना, जो भी ऑन द बेस्ड ऑफ ह्यूमन की नीड्स, जैसे फूड की, फैशन में, फूड में, फैशन में, एजुकेशन में, तो जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नीड्स, उनकी क्या नीड्स हैं, ठीक है। और एक एंटरप्रेन्योर में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। तो देखो एक एंटरप्रेन्योर में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो भैया कि आपने प्लान तो बना लिया, ठीक है, आपने आइडियाज तो कर लिया, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि प्लान बना लिया, आइडिया सोच लिया तो वो खुद से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको खुद को उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको एक्शन प्लान में लगाना पड़ेगा, तभी जाकर होगा, ठीक है। और जो आइडिया है वो पूरा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, सारी जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर होना चाहिए। फिर आता है फिजिबिलिटी स्टडी, यानी ये बोल सकते हैं कि ये वो एक प्लान होता है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जिसमें हमारा सब लिखा होता है, सारी क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट, सारी चीज़ें, कितनी इनपुट रिक्वायर्ड है एक बिजनेस को चलाने में, मतलब एक बोल सकते हैं ये ब्लूप्रिंट है हमारी सारी एक्टिविटीज़ का, कितना रिसोर्सेज, सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है, इसलिए इसको हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बिजनेस प्लान भी बोलते हैं। फिर आता है रिसोर्सिंग। तो रिसोर्सिंग क्या है, अब एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए, जैसे मनी, मशीन, रॉ मटेरियल, वर्कफोर्स, ताकि वो उसके एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुली, मतलब एक एंटरप्रेन्योर क्या बोल रही हूँ, मतलब कि एक अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का, कि वो इंश्योर करे कि सारी रिसोर्सेज जो हैं वो टाइमली अवेलेबल करवा दे, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए सारी रिसोर्सेज। फिर आ जाता है हमारा कि सेटिंग अप एन एंटरप्राइज।
अब देखो, अब अगर हम लोगों को हमारा बिजनेस खोलना है ना, तो हमको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज लगती है कि एंटरप्रेन्योर को वो फॉर्मेलिटीज भरनी पड़ती है, ठीक है। और एक पर्सन को एक सूटेबल जगह, लोकेशन भी होनी चाहिए कि जहाँ पर उनका बिजनेस चल पाए, ठीक है। और मशीनरी भी उनको इंस्टॉल करनी होती है और बहुत सारे वर्क्स होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा मैनेजिंग द एंटरप्राइज। अब देखो, आपने आपका बिजनेस तो खड़ा कर लिया, आपने अपना एंटरप्राइज तो खड़ा कर लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि आप उसको कैसे मैनेज करो। मैनेजमेंट गंदा है तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। आपको उसमें वर्कफोर्स को, मटेरियल को, फाइनेंस को और सबको ऑर्गेनाइज करके, मैनेज करके, प्रोडक्ट को अपने को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस को हमारे को सबको मैनेज करना पड़ते हैं, ठीक है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजमेंट होता है ना, वही अपने रिजल्ट, अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर पाती है, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, जब एक बार एंटरप्राइज अचीव कर लेता है उसके जो भी गोल है, उसका जो भी रिजल्ट उसको जो चाहिए था वो अचीव कर लेता है ना, तो उनको और नेक्स्ट में हायर गोल एक्सप्लोर करना होता है कि उससे भी बड़ा गोल उनको सेट करना होता है, और फिर उससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अचीव होता है, ठीक है। तो एक बार गोल हो गया, एक बार अगर गोल अचीव हो गया तो फिर उसकी एक्सपेंशन के लिए और उससे बड़े बड़े हाई गोल्स रखने पड़ते, टारगेट रखने पड़ते, ताकि हमारी जो बिजनेस है उसका डेवलपमेंट हो पाए, उसकी ग्रोथ हो पाए। फिर आता है व्हाट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या क्वालिटीज हैं जो मोटिवेट करती है। तो पहला आता है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। यानी इसमें बोलेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो अपना एक हाई स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और उसके लिए वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो हार्ड वर्क करता है और अपनी इनोवेटिवनेस दिखाता है, सामने लाता है, ठीक है। तो ये एक मोटिवेशन हो गया। फिर आता है यूनिकनेस। तो एक एंटरप्रेन्योर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो यूनिक रहे, क्योंकि मार्केट में अगर आप कुछ यूनिक चीज़ लाओगे तभी वो चलेगी ना। तो यूनिक रहो सब में, है ना। तो एक एंटरप्रेन्योर का बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है कि जो भी कर रहे हो उसमें कुछ यूनिक होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। तो देखो, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि अभी उसको क्या अचीव हुआ है, वो ये सोचता है कि फ्यूचर में मुझे इस चीज़ से क्या अचीव होगा। तो वो लॉन्ग टर्म गोल देखता है, ठीक है। और उसके लिए पेशेंटली काम करता है, ताकि वो जो लॉन्ग टर्म गोल है, ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म गोल है तो बड़ा ही होगा, तो उसको अचीव करने के लिए पेशेंटली वो हार्ड वर्क करता है, ठीक है। फिर आता है नीड टू इन्फ्लुएंस। तो देखो, एक एंटरप्रेन्योर को ना ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने मतलब मार्केट में सबको इन्फ्लुएंस कर पाए, वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है, उसके खुद के एक न्यू तरीके से, ठीक है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज इम्पैक्ट करते हैं, बहुत के करे हैं एक वर्ल्ड को, मतलब उनके आइडियाज से वर्ल्ड को बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऐसे सम हैव कम्प्लीटली चेंज, तो अब वर्ल्ड का आउटलुक ही पूरा बदल दिया किसी एंटरप्रेन्योर्स ने। तो इन्फ्लुएंस करने की एक क्वालिटी एक हर एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है। अब आता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क टेकिंग। तो देखो, एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो मार्केट में ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, ठीक है, और रिस्क लेके उस पर इम्प्लीमेंट भी करता है, ठीक है। तो अब कुछ वेज है जिसमें जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो अपने न्यू बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है, और तो उसमें कुछ ऐसे बता रखें कि कैसे वो ला सकता है। तो पहला है कम्युनिटी कंसर्न। तो सबसे पहले कम्युनिटी का इशू देखो कि लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, है ना। तो वो देखो, तो अगर लोगों को जिस चीज़ की कमी हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन निकालो और उसके लिए आइडिया लाओ और वो अपने बिजनेस में लगाओ, ठीक है। फिर आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देखो, आपको ना अगर आपको बिजनेस करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको पर्सनल स्टोरीज जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनकी पर्सनल स्टोरी सुननी चाहिए, ठीक है। उनसे इंस्पायर होकर बिजनेस करना चाहिए, उनके जो एक्सपीरियंस है वो सुनने चाहिए। तो उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत पावरफुल लेसन्स मिलेंगे, ठीक है, और एक अच्छी स्ट्रेटेजीज मिलेगी बिजनेस को अडॉप्ट करने की और सक्सेसफुल बनने की। फिर आता है रिसर्च विद अदर्स। तो देखो, जो लोग सोशल ग्रुप और जो यानी दूसरों के साथ रिसर्च करो, जो माइंडेड पर्सन्स होते हैं उनके स्टार्टअप ज्वाइन, लोकल स्टार्टअप ग्रुप्स उनके ज्वाइन करो, सोशल ग्रुप जो ज्वाइन करो जिनमें थोड़ा सा दिमाग होता है ना, उनसे बात करो।
तो इससे क्या होगा ना, आपकी भी मेंटली आप डेवलप हो गए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार जो लोग दूसरों से बात कर कर हम अपने अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां खुल सकती हैं, ठीक है। इसलिए जो माइंडेड लोग होते हैं उन लोगों से भी बात करनी चाहिए। अब आता है हमारा स्टार्टअप। तो स्टार्टअप क्या होता है ना, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन होता है, जिसमें इनिशियल स्टेज पे काम हो रहा होता है, ठीक है, जो नई नई स्टार्टअप खुलते हैं, ठीक है। और स्टार्टअप हम लोग लिमिटेड फंड से भी हम लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे, और ये स्टार्टअप में क्या होता है ना, नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस लाए जाते हैं, है ना। और ये न्यू फर्स्ट स्टेज होता है ऑपरेशन का, है ना, इनिशियल स्टेज होता है ऑपरेशन का, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक नया स्टार्टअप आया, जैसे स्टार्टअप कितने सारे आ गए, कितने सारे ऑनलाइन फूड डिलीवरी के, ठीक है। तो ऐसे से नए नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स आते हैं। तो स्टार्टअप्स आते ही इनोवेटिव आइडियाज लेकर हैं, और एट द सेम टाइम वो गाइडलाइंस हैं फॉर मतलब मेंटरिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, यानी इन लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइंस लगती है कि इनको कोई एक्सपर्ट गाइड कर पाए, ठीक है। फिर आता है बैरियर्स क्या हैं। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या क्या हर्डल्स आते हैं। तो देखो इन्वायरमेंटल बैरियर आता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल बैरियर एक बहुत बड़ा बिगेस्ट बैरियर है हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जो कि वो फेस करता है। तो जैसे कुछ कॉमन आते हैं, जैसे लेक ऑफ, अब जैसे रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं मिलता है ना, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं मिल पाते, स्किल्ड लेबर ज़्यादा नहीं मिल पाते, ज़्यादा अनस्किल्ड वर्कर की अवेलेबिलिटी है ना। जो मशीनरी और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा नहीं मिल पाते, है ना। अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो ये जो दूसरा मतलब बोल सकते हैं, ये जो इन्वायरमेंट बैरियर है ना, जैसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखो पर्सनल बैरियर, यानी देखो जो न्यू स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस और न्यू कुछ चीज़ें लाते हैं ना, तो उनको बहुत रिस्क रहता है, तो उनको डर रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो ये डर होता है, ठीक है। और है ना, जो टीम की केयरलेसनेस से भी वर्कर जो हैं बहुत सारे बिजनेस को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है सेल्फ डाउट। अब देखो सेल्फ डाउट हो जाता है कभी किसी किसी एंटरप्रेन्योर को, कि अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब कुछ गलत ना हो जाए, है ना। और वो ऐसा फील करते हैं कि वो गिव अप कर दें, और उन लोगों के पास कोई कॉन्फिडेंस भी पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। तो बेस्ट वे क्या है सेल्फ डाउट को ख़त्म करने का, कि अब उसमें हम लोग मोटिवेटेड नहीं रहते ना, तो हम लोगों ने जो अचीवमेंट्स किए हैं, हमारे छोटे छोटे जो टास्क किए हैं ना, उनको देखो, उनकी तरफ देखो कि हम लोगों ने ये किया, तो उससे मोटिवेशन आएगा और सेल्फ डाउट वाली दिक्कत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर आता है फॉर्मिंग अ टीम और टीम वर्क। तो देखो ऐसे लोग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो टीम वर्क करते हैं, जो कोऑर्डिनेट कर कर चलते हैं बिजनेस को, है ना। और बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर जो वर्कर्स है वो मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर का बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि सही पीपल को चुने, ताकि वो अपनी जो बिज़नेस है उसमें फिट हो पाएँ और वो टीम वर्क करके बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ, ठीक है। फिर आता कुछ एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड है। देखो इसमें से क्वेश्चन बनता है एटीट्यूड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में से, ठीक है। पहला है डिसिसिवनेस, यानी ये डिसिसिवनेस ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए जो जिसमें एबिलिटी होती है। एक एंटरप्रेन्योर में ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए कि एबिलिटी टू मेक क्विक एंड प्रॉफिटेबल डिसीजन, यानी क्विक और मतलब अगर कुछ आया अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो रहे लेना है नहीं लेना है, क्विक डिसीजन लो ताकि प्रॉफिट कमा पाओ, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, यानी ये वाली एक ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का, कि वो ऑप्टिमम यूज़, मतलब कम टाइम में, कम रिसोर्सेस में, कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट दे पाए, ठीक है। फिर आता है प्रेजर्वेरेंस। तो इसका क्या मतलब होता है ना, कि ये वाला एटीट्यूड तो होना ही चाहिए कि अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में चल रहे हो, आपका बिजनेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जोन में चल रहा है, तो उसको कंटिन्यू करो, उसके लिए कुछ नई नई चीज़ें करो। तो ऐसा नहीं है कि बंद कर दो, उसके लिए उसको कंटिन्यू करके नई नई उसमें चीज़ें करो। फिर आता है टेकिंग इनिशिएटिव, यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि यानी अगर फटाफट से मार्केट में अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको इनिशिएट लो, यानी उसमें एक्शन लो, दूसरों के पहले इनिशिएटिव ले लो, ऐसा। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना, ये बोलता है कि ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि दूसरों के साथ काम कर पाओ, टीम वर्क बिठा पाओ,
तो ये सारे एटीट्यूड है जो कि एक एंटरप्रेन्योर्स में होने चाहिए और इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अब एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज क्या है, तो देखो कॉम्पिटेंसीज ये क्या बोलते हैं हम लोग, तो कॉम्पिटिशन्स का मतलब ही ये होता है कि क्या स्किल, क्या नॉलेज, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ताकि आप कुछ अच्छा कर पाओ, मतलब उस गोल को अचीव कर पाओ। तो यहाँ पर एटीट्यूड के कंटेक्स्ट में बोला है कि आप लोगों को क्या क्या ऐसी कॉम्पिटेंसीज लगेगी, क्या क्या स्किल, क्या क्या चीज़ें, स्टेप्स लगेगी ताकि आप वो एटीट्यूड अपने अंदर ला पाओगे, है ना, एक एंटरप्रेन्योर वाला एटीट्यूड। तब देखो डेसिसिवनेस वाला है, मैं आपको चार्ट से बता देती हूँ यहाँ पे। तो देखो डेसिसिवनेस अगर लानी है तो ये वाला कौन से लोग होते हैं, ये वाला कौन सा एटीट्यूड होता है जिसमें हम लोग क्विक डिसीजन लेते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं ना। तो सबसे पहले तो खुद को जानना है, ये कॉम्पिटेंसीज बता रही हूँ, है ना, मैं जो खुद को जानने वाला। तो देखो सबसे पहले तो नो योरसेल्फ, खुद को जानो। फिर जो आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या लोगों की प्रॉब्लम्स में लोग मतलब इश्यूज देख रहे हैं, क्या क्या लोग अपने कस्टमर्स क्या क्या देख रहे हैं। फिर आता है एनालाइज करो उस अपॉर्चुनिटी को, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो उसको एनालाइज करो, दूसरी दूसरी जगहों से इंफॉर्मेशन लाओ, उसके आइडियाज़ नए नए लाओ, है ना। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर जो प्रॉब्लम थी मतलब जो और फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना। फिर आता है हमारा इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में यानी दूसरों से पहले एक्शन ले लेना, है ना। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले तो रियलाइज करो कि आप वो एक्शन ले पाओगे या नहीं, ठीक है, मतलब आपके पास एबिलिटी है कि नहीं वो एक्शन लेने की। फिर आप क्या करोगे, खुद पे बिलीव लाओ कि नहीं आप वो एक्शन ले सकते हो, आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, वो वाला एक्शन आप लोग कर सकते हो। फिर क्या करोगे, टेक एक्शन। तो यानी इसमें बेसिकली बोला कि पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाओ फिर एक्शन लो। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या होता है ना हमारा, जिसमें हम लोग दूसरों के साथ वर्क करने की बात करते हैं कि ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि ये वाली स्किल होनी चाहिए कि भैया लिसनिंग, आपको दूसरों की भी सुननी है, यानी टीम अगर दूसरों के साथ काम कर रहे हो तो सुनना भी है उसमें, ठीक है। फिर आता है पॉजिटिव बॉडी एंड लैंग्वेज, यानी सबसे अच्छे से बात करो, पॉजिटिव बॉडी रखो, लैंग्वेज सही रखो, अच्छे से पोलाइटली सबसे बात करो, ठीक है। फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए ताकि लोगों को भी आपके साथ काम कर कर अच्छा लगे। फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको स्ट्रेस को भी मैनेज करना आना चाहिए। अगर कोई इन टर्म्स की कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस स्ट्रेस ही ले रहे हो, तो उससे उसको मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। फिर आता है प्रेजरवेरेंस। तो प्रेजरवेरेंस का क्या मतलब होता है, नॉट गिविंग अप। प्रेजेंस वैलेंस वाला कौन सा एटीट्यूड था कि जिसमें डिफिकल्टीज भी आती हैं पर हम लोग क्या करते हैं, डिफिकल्टीज भी आती है पर अपना बिजनेस जो है कंटिन्यू करते हैं। तो पहला कॉम्पिटेंसी क्या होगा इसका कि नॉट गिव अप तो नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है कि वर्किंग हार्ड, अब जो डिफिकल्टीज आ रही है, जो हम लोगों ने मिस्टेक की, उस पर हार्ड वर्क करना है ना। फिर क्या आएगा, जो हम लोगों को फेलियर्स देखना पड़ा है, जिसकी चीज़ से हम लोग लेट डाउन हुए, डाउन हो गए, तो उसमें हम लोग उससे सीखो कि क्या मिस्टेक की और वो दोबारा वो मिस्टेक ना करें। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्किल। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन स्किल में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल यानी टाइम को, रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करें, यानी कम टाइम कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट दें। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा उसमें कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दो, या फिर जो डेडलाइन है उसके पहले काम कंप्लीट कर दो। फिर आता है गोल सेटिंग, गोल को भी सेट करना होता है इसमें, है ना। फिर आता है इफिशियंसी, यानी इफिशिएंटली काम करो, मैंने आपको बताया ना, कम रिसोर्सेज में कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट दो। फिर आता है मैनेजिंग क्वालिटीज़, यानी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट और क्वालिटी वाली सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस हाई पे चला गया तो आपने क्वालिटी गिरा दी, क्वालिटी हाई मेंटेन, स्टार्टिंग से एंड तक क्वालिटी हाई रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको चार्ट से समझा दिया, बाकी पूरे PDF में वही है, ठीक है। सो हम लोगों का ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग जाते हैं 5th चैप्टर पे का, और एक बहुत छोटू सा चैप्टर है, हम लोग इसको फटाफट से खत्म कर लेंगे, जिसका नाम है ग्रीन स्किल्स। तो बेटा इसमें ना आपको पूरा एनवायरमेंट के बारे में बता रखा है कि कैसे हम लोगों ने हमारे एनवायरमेंट को पूरा ऐसा खराब कर रखा है, और ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इसमें ना देखो, अब आपने हम लोगों की एक्टिविटीज से ना कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, कभी भी यार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज है, और ये किस वजह से हो रहा है, हम लोगों की वजह से। हम लोगों ने इस एनवायरमेंट को इतना पॉल्यूट, इतना मतलब इतना ज़्यादा हार्म किया है ना, तो ये उसी का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या चेंजेस आए, हमको वो चेंजेस कैसे अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। और हम लोगों को क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है ग्रीन जॉब्स।
तो बेटा ग्रीन जॉब्स क्या है? ग्रीन जॉब्स वो पोजीशंस हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में कंट्रीब्यूट करती है, हेल्प करती है, ठीक है। और हमारा जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है ना, सस्टेनेबिलिटी यानी सस्टेनेबल मतलब क्या होता है ना कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि आगे फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए, है ना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, है ना। उन लोगों को भी मतलब उन लोगों के लिए भी कुछ बचे। तुम इतना एक्सप्लॉइट कर दोगे कि आगे वाले जनरेशन के लिए कुछ बच ही नहीं पाएगा, राइट। तो इसमें सस्टेनेबल का मतलब वो होता है, ठीक है। हाँ, तो ग्रीन जॉब का बेसिक यही मतलब है कि वो पोजीशन जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको रिस्टोर करने का काम करती है, ठीक है, बाय सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर अब हमारा आता है कि ग्रीन कॉलर वर्कर्स। अब देखो ग्रीन कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं? ये वो वर्कर्स होते हैं जो कि बोल सकते हैं जैसे कि वो होते हैं सोलर एनर्जी इंजीनियर, एनवायरमेंट कंसल्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मर। तो ये लोग क्या है ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ग्रीन कॉलर वर्कर्स वही होते हैं जो वो सारी एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना हो और वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो जो हमारी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज है ना, जैसे कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, उन्होंने ये ग्रीन जॉब को ग्रोथ दिया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन सबको उन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है। जिससे क्या हुआ, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आई, है ना, और इको फ्रेंडली चीजें मटेरियल थोड़ा यूज हुआ, ठीक है। फिर अब आता है हमारा बेनिफिट्स क्या है ग्रीन जॉब्स के। तो देखो बेनिफिट्स क्या है ना बेटा, सबसे पहले कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब ये क्या होती है, देखो ये है ना, जैसे लाइक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये हमारी अर्थ पे इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, तो इससे क्या हो रहा है ना, ये सारी गैसेस हमारी अर्थ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई कर रही है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। तो ये बहुत ज्यादा हार्म कर रही है हमारी अर्थ को। फिर आता है हमारा कंट्रोल वेस्ट एंड पॉल्यूशन। तो नहीं सॉरी, पहले हम लोग उसको बता देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये सारी गैसेस को हटा देगा, है ना। ग्रीन जॉब क्या करेगा, ये सारी गैसेस को कम कर देगा, हटाना तो पॉसिबल नहीं लेकिन कम कर देगा, ठीक है। फिर कंट्रोल वेस्ट एंड पॉल्यूशन। तो ये हमारा जितना भी वेस्ट है, जितना भी पॉल्यूशन है, उसको कम करेगा। जैसे बहुत सारे वेज हैं पॉल्यूशन कम करने के, ये वो ग्रीन जॉब्स ये उसमें क्या बोल सकते हैं, हाँ, जैसे व्हीकल्स है, तो अगर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला दिया है तो वो पॉल्यूशन कम होगा उस चीज से, है ना। तो ये रिड्यूस करता है वो सारी चीजें, और ये हमारे प्रोटेक्ट करता है और रिस्टोर करता है हमारे इकोसिस्टम को, ठीक है। और ये हमारी जो एनर्जी और रॉ मटेरियल है ना, उसकी इफिशियंसी बढ़ा देता है, ठीक है। फिर अब हम लोग आते हैं कि किस किस सेक्टर में ग्रीन जॉब्स की जाती हैं। तो देखो पहला सेक्टर है ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर। तो देखो एग्रीकल्चर में हम लोग कैसे ग्रीन जॉब्स यानी कर सकते हैं। तो देखो ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड फार्मिंग। ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड फार्मिंग करो, यानी ऑर्गेनिक यानी बिना किसी विदाउट यूजिंग एनी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, बिना यूज किए अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, प्लांट्स को ग्रो करेंगे, क्रॉप्स को, तो ये क्या होगा ना, इससे बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स की भी डेथ नहीं होगी, है ना, इंसेक्ट्स की भी डेथ नहीं होगी, है ना, बर्ड्स की डेथ नहीं होगी, तो और एक साइकिल बनी रहेगी, है ना। और उससे हमको वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह सब हेल्दी मिलेंगे, तो वो हम हेल्दी खाएंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, हमारी है ना हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो अच्छी बनी रहेगी, है ना, वो सॉइल जो हार्म हो रही है ना केमिकल से, वो कम हो जाएगी, हमारा जो वाटर पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इससे ये होता है। फिर अब आती है हमारी फार्मर्स कोऑपरेटिव। तो देखो फार्मर्स कोऑपरेटिव फॉर्म की गई, इससे ना हम लोगों ने ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं हम लोग, आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और मेरा पेन कहाँ गया, वेट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अरे यार ये एक्चुअली मेरा पेन चल नहीं पा रहा है तो मैं मार्क नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ चल गया। ये फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाया गया था विलेज में, जो कि क्या करेगा, एग्रीकल्चर का रिस्क कम करेगा, और ना जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, कौन है जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको हेल्प मिलेगी उनका जीवन व्यापन करने के लिए, यानी उनकी थोड़ी सी लाइफस्टाइल अच्छी कर देते हैं, मतलब ये ग्रुप उन्हीं के लिए बना था, ठीक है। और इस ग्रुप में एफपीओस भी इन्वॉल्व थे, मतलब उन्होंने फिर एफपीओस बनाए थे जो कि वही स्मॉल कलेक्टिव स्मॉल फार्मर्स, है ना, सारे स्मॉल फार्मर्स थे उसमें, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है हमारे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था ना, एक इनिशिएटिव लिया था उन्होंने, फार्मर्स को, हमारे जो लोकल फार्मर्स है ना, उनको टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, यानी अवेयर किया था लोकल फार्मर्स को के बारे में, और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी और ट्रेनिंग भी दी थी, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्रीन जॉब्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ग्रीन जॉब्स क्या काम, मतलब कैसे काम आएंगे, है ना। तो देखो इसमें ना सीएनजी, हम लोग सीएनजी का यूज़ कर ग्रीन हाउस एमिशंस को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैसेस है ना उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो इंडिया बायोफुल पॉलिसी आई थी, एक लॉन्च हुई थी, जो कि 10 अगस्त 2018 में, जिसने बूस्ट, जिसका एम क्या था, बूस्ट बायोमास यूसेज, यानी बायोमास यूसेज हम लोग बोल सकते हैं, जो कि इनहांस इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम स्टार्च एंड शुगर बेस्ड फीड स्टॉक्स, है ना। तो ये बायोडीजल, बायोफ्यूल, बायोफ्यूल्स, ये सब क्या है, ये जो है ना, ये नेचुरल चीज़ों से बनाए गए हैं, नेचुरल इंग्रीडिएंट्स से बनाए गए हैं, और जैसे ऑयल का यूज कर, तो ये वो वाले फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, बायो सीएनजी फ्यूल, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी एक ग्रीन जॉब क्रिएट करता है ना। तो जो हमारे एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड है, EESL, ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर उन्होंने लाया था, जो उन्होंने क्या इनिशिएट किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन्होंने, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितनी चल रही है, ओला वगैरह वगैरह, है ना। तो ये इनका ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने किया था, जिससे क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल से बैटरी से जो चार्ज होकर चलेंगी, जो कि सब दो चलेगी, रोड, रेल, सी, एयरपोर्ट, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें। इसमें दो प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक हाइब्रिड मॉडल्स भी हैं, ठीक है। तब हम लोग ग्रीन जॉब इसमें कैसे करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, तो बाय यूजिंग सीएनजी फ्यूल, है ना, बायोफ्यूल जो पॉलिसी आई थी वो, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये है। फिर आता है ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में कैसे, तो देखो वाटर हार्वेस्टिंग करो, ठीक है, देयर आर ग्रीन जॉब्स इन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो आपने कंजर्वेशन, जो आपकी छत पर टेरेस पे जो पानी बचता है ना, मतलब जैसे पानी आया तो रेन वाटर का जो पानी होता है, तो उससे हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, हम लोग उस रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं हमारे बड़े बड़े टैंक्स में, और हम लोग उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग हमारा जो वाटर को सेव कर रहे हैं और फर्दर यूज कर रहे हैं, इससे ज्यादा वाटर का वेस्टेज नहीं होगा, और ये हमारी वाटर टेबल है, वाटर साइकिल है, उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक पंप, है ना, इलेक्ट्रिक रन पंप्स, हम लोगों को हैंड पंप यूज करना चाहिए। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, क्योंकि मैं गांव की हूँ ना, तो मतलब गांव से हूँ, तो मुझे पता है कि हैंड पंप क्या होता है। आई डोंट नो आप लोगों को पता नहीं, आई थिंक सबको पता होगा कि वो हैंड पंप होता है, जिसमें हम लोग से ऊपर नीचे करते तो वो पानी निकलता है, फिर हम लोग गांव के लोग कैसे उसमें भरने जाते हैं। तो ये सजेस्ट किया कि इसको आप वो हैंडपंप यूज करो रेदर देन यूजिंग इलेक्ट्रिक रन पंप्स। इससे क्या होगा ना, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगा, है ना। तो इसलिए अब इसमें वाटर कंजर्वेशन में क्या क्या जॉब्स हो सकती हैं, आर रिलेटेड टू, जैसे वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
फिर आता है ग्रीन जॉब्स इन सोलर एंड विंड एनर्जी। अब देखो सोलर एंड विंड एनर्जी में कैसे ग्रीन जॉब्स होती है, तो देखो हमारी जो सोलर और विंड एनर्जीज होती है वो हमको क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब जो सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलर्स होते हैं, यानी ये क्या होता है ना, देखो सोलर पैनल्स आजकल सबके घरों में लग गए हैं ना, जो कि एक सिलिकॉन सी प्लेट होती है जो कि सनरेज आती है तो उसको कन्वर्ट करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती है, जो कि अब सारे होम्स, बिजनेसेस, लैंड सब दूर यूज होते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलर ये वही है ना। तो ये हमारे होम लाइटनिंग सिस्टम में भी यूज होती है, स्ट्रीट लाइटनिंग में भी होती है ना यूज। अब इसमें कुछ कॉमन जॉब्स हैं इस सेक्टर में, जैसे रूफर, सोलर पैनल इंस्टॉलर, जो हमारे सोलर पैनल जो इंस्टॉल करते हैं ना, वो उनकी एक अलग जॉब है, टेक्नीशियंस की, एक फील्ड टेक्नीशियंस की जॉब हो जाएगी, है ना। फिर अगर ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म, इको टूरिज्म में क्या ग्रीन जॉब है आप ये सोचो। तो देखो इको टूरिज्म में जो लोग विजिटर्स हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनको अवेयर करो, उनको नॉलेज दो, ठीक है। अबाउट व्हाट, किस चीज़ का नॉलेज, अबाउट कि वेस्ट हमें कम करना चाहिए, हम लोगों को वाटर सेव करना चाहिए, थोड़ा अच्छे से यूज करना चाहिए उसको, हम लोग को रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, पॉल्यूशन हमको कम करना है, जिससे क्या इंपॉर्टेंस बताओ उनको इन सब चीज़ों की, है ना। तो जो विजिटर्स है उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, उनको भी अच्छा फील होगा, और वो लोग लगेंगे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लेस है ये, तो वो लोग भी दोबारा आना पसंद भी करेंगे, और उनको गाइडेंस भी मिलेगा, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। तो इससे क्या जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, तो आप इसमें इको टूर गाइड हो जाता है, इको टूरिज्म ऑपरेटर हो जाता है ना, ये ग्रीन जॉब्स है। फिर आता है हमारा ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब भाई बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में कैसे ग्रीन जॉब हो सकती है, तो देखो यानी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में जो रॉ मटेरियल लगता है ना, तो वो इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल यूज करो, है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रॉ मटेरियल यूज करो, फॉलो करो इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को, ग्रीन ऑपरेशंस को, जो कि इको फ्रेंडली के तरीके से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली के तरीके से जिसे हम लोग बना सकते हैं, है ना। और हम लोगों को ऐसा प्रोग्राम भी लाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ताकि जो हमारे उन लोगों जो वर्कर्स उनकी भी स्किल डेवलप हो कि कैसे वो लोग ग्रीन जॉब कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में कर सकते हैं, कैसे वो बिल्डिंग में रॉ मटेरियल इको फ्रेंडली तरीके से वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इस सेक्टर में क्या क्या ग्रीन जॉब्स आती है, क्या क्या एरियाज आते हैं, तो देखो गार्डनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वाटर मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो ऑन सो फोर्थ। फिर आता है ग्रीन जॉब इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जो कि डंप किया जाता है इंडस्ट्रीज में से जो निकलता है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में से जो निकलता है, एग्रीकल्चर में से, इंस्टीट्यूशंस में से जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता है ना, तो वो हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज में जो निकलता है ना। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने क्लासीफाई किया है सॉलिड वेस्ट को 14 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में, 14 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे इंडस्ट्री का कचरा, इंस्टीट्यूशन का गार्बेज का ऐश अलग, बल्कि वाला वेस्ट अलग है, हजारियस वाला अलग है, ठीक है। तो उन्होंने ये सबकी कैटेगरी डिवाइड कर दी थी, है ना। अब देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में ना बहुत सारी प्रोसेस आती है, जैसे कलेक्शन, फिर सेग्रीगेशन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्रोसेसिंग होगी, और फिर डिस्पोज, वेस्ट जो है डिस्पोज होगा, है ना। तो इससे इस सेक्टर से रिलेटेड ग्रीन जॉब्स जो हैं वो हैं, जैसे एरिया ग्रीन लाइक ई वेस्ट रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिडक्शन एंड मेनी मोर, है ना, जैसे वेस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा ग्रीन जॉब्स इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। अब ग्रीन जॉब्स अब देखो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी समझते हो, तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है ना, वो एक स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है ना, और लोकल नीड्स के लिए वो सूटेबल है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं हैंड पावर्ड वाटर पंप, है ना, सोलर लैंप्स इन स्ट्रीट लाइट्स, सोलर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, है ना। अब इसमें हम लोग ये बहुत एक सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी होती है ना, जो कि हमको दैट कैन गेट अ जॉब डन इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि विदाउट हार्मिंग आवर इन्वायरमेंट चीज़ें करती है, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है ये। और इसमें ग्रीन जॉब से रिलेटेड क्या एरियाज इंक्लूड होते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, लाइटनिंग, फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम लोगों ने ये जान लिया कि ग्रीन जॉब्स क्या होती है, ठीक है, बट उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोगों को नहीं पता ना। अगर हम लोग सबको पता चलेगा, अवेयर हो जाएंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है, तो शायद हम लोग हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लें। तो देखो पहला है लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस। मैंने आपको ऊपर बताया ना ग्रीन हाउस गैसेस कितना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रही है ना। ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये हमारे सारे फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से होता है। जैसे हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर को, उसमें से जो निकलती है गैस वो अलग होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में से ये सब निकलता है ना। तो ये हमारी अर्थ बहुत हीट कर रही है, हीट ला रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। तो हम टू रेड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ना, तो पीपल वर्क कर रहे हैं टू रेड्यूस जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको कम यूज़ करने का ट्राई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे चीज़ें ला रहे हैं जिससे ऐसा फ्यूल लाए हैं जिससे हमारा पॉल्यूशन कम हो, है ना। जैसे सीएनजी, हम लोगों को सीएनजी फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। फिर मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, सबसे बड़ी बात भाई ये क्या करता है ना, अगर हम लोग ग्रीन जॉब्स करें तो पॉल्यूशन भी कम करेगा, वाटर वेस्ट भी कम करेगा। देखो इंस्टेड ऑफ ओनली थिंकिंग अबाउट हाउ टू रिसाइकल और रीयूज, अब हम लोग सोचते रहते हैं कैसे रिसाइकलिंग होगा, कैसे रीयूज करेगा। भाई इंप्लीमेंट करो ना, सॉल्यूशन निकालो कि कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो देखो इसमें ना कौन हेल्प कर रहा है, हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, दिस विल हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। जैसे अब कुछ वेज है वेस्ट मैनेजमेंट करने के कि हम लोग कैसे वेस्ट को इन सबको मैनेज कर पाएंगे, कैसे कम कर पाएंगे। तो पहला है रीयूजिंग स्क्रैप मटेरियल, यानी फॉर एन एग्जांपल पेपर मिल्स में जो पेपर्स होते हैं, जो डैमेज रोल्स उसमें से निकलते हैं, तो उन डैमेज रोल्स को हम लोग फेंकेंगे नहीं, उसको हम लोग फर्दर जो बिगनिंग में प्रोसेस होती है ना उसमें यूज कर लेंगे, तो हमारा कम वेस्ट निकलेगा, तो हम लोगों को कम डंप करना पड़ेगा, है ना, कम वेस्ट निकलेगा, तो वो यूज में आ गया ना। तो ये होते हैं स्क्रैप मटेरियल्स, यानी जो बचा कुचा मटेरियल होता है ना, वो जो डैमेज मटेरियल उससे भी हम लोग कैसे उसको यूज कर सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर आता है इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो हमेशा क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए हर एक चीज़ की, हर एक प्रोडक्ट की, क्योंकि ना अगर क्वालिटी अच्छी होगी ना तो कम रिजेक्ट होंगे हमारे प्रोडक्ट को, कम रिजेक्ट होंगे तो वो कस्टमर खरीदेंगे, उनके यूज़ में आ जाएंगे, और कम रिजेक्ट हुए तो वो डंप भी नहीं होंगे, तो वेस्ट नहीं निकलेगा, है ना। फिर आता है वेस्ट एक्सचेंज। और वेस्ट एक्सचेंज क्या होता है ना बेटा, कि आपने जैसे सपोज आपने प्रोडक्ट बनाया है ना, तो उसका जो वेस्ट निकला, तो उस वेस्ट को आपने किसी दूसरे प्रोडक्ट में काम ले लिया एज अ रॉ मटेरियल, यानी हमने यूज़ कर लिया ना उसको, तो वो कम वेस्ट करा उसने निकाला।
ये क्या करेगा, फिर वेस्ट कम कर देगा। फिर आता है मैनेजिंग ई वेस्ट। अब देखो सबसे बड़ा मुद्दा ई वेस्ट, जो हम लोग लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, ये हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब ये खराब हो जाते हैं ओल्ड ओल्ड मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टेलीविजन, तो इनको कैसे हम लोग डंप करें, मतलब कैसे इसको हम लोग हटाएं पूरा, कैसे इस वेस्ट को मैनेज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लान करना कि इसको कैसे रिसाइकलिंग ई वेस्ट कैसा होता है, एक बार सर्च करना रिसाइकलिंग ई वेस्ट कैसा ये लोग करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हार्म होता है क्योंकि ये सब क्या क्या चीज़ों से बने हैं, इन लोगों को हम लोग कैसे हटाएंगे इन वेस्ट को। रहता है यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, यानी इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज करो हर चीज़ में। जैसे साइंटिस्ट ने बोला, डिस्कस करिए बहुत सारी इको फ्रेंडली चीज़ें, जैसे आप बनाना लीफ, पेपर प्लांट, ये सब इजीली डिस्पोजेबल है, वो लो ना, काय को ये प्लेट और ये सब लेते हो, है ना, तो ऐसा बोला गया है। बट इनिशिएटिव जब सब लेंगे ना तभी होगा, ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्टिंग एंड रीस्टोरिंग इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम में दोनों कम्युनिटी, लिविंग बीइंग भी रहते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स भी रहते हैं, ठीक है ना। और वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं ना हम लोग को, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, है ना। तो एक परफेक्ट बैलेंस जब होगा ना तभी हमारी स्पीसीज है और जो हम है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। ये जो एक्सेस फेलिंग ऑफ ट्रीज जो हम लोग कट करते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहा है हमारे इकोसिस्टम में, और ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज ला रहा है। हम लोग जितने पेड़ कट कर रहे हैं उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और नेचुरल डिजास्टर्स हो रहा है, और ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ह्यूमंस के लिए और नॉन लिविंग थिंग, सॉरी ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए सर्वाइव करना ऐसे इन्वायरमेंट में, ठीक है। लेकिन पीपल वर्क कर रहे हैं, है ना, कि वो कैसे अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं, नेचुरल सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, है ना। जो फॉरेस्ट जो वेजिटेशन है उनको कैसे, तो हम कैसे करेंगे कि फॉरेस्ट को कम कटिंग की जा रही है ना, जो और ज़्यादा प्लांटिंग करना चाहिए, है ना, उससे हम लोग ये कर सकते हैं। हमारी जो सॉइल हेल्थ है उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा ना, ये हमारा कंट्रोल करेगा ग्रीन हाउस गैसेस को, तो हमारा एनवायरमेंट थोड़ा सही हो पाएगा, ठीक है। रहता है अडेप्टिंग टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखो जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है ना, तो उन चेंजेस को हम लोग को अडेप्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं। जितने हम लोगों ने ट्रीज काटे हैं, जितना एग्रीकल्चर से हमारा जो लैंड है वो हो जाता है, चलो एग्रीकल्चर तो हमको करना ही पड़ता है, तो हम लोग खाएंगे कहाँ से, ठीक है। लेकिन जितना हम लोग ट्रीज काट रहे हैं, उगा ही नहीं रहे दूसरे ट्रीज, तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आया क्लाइमेट चेंज में। तो हमको क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आया, तो हम लोगों को इस एनवायरमेंट में, ऐसे क्लाइमेट में सर्वाइव करना पड़ेगा, तो हम लोगों को इस चीज़ को अडेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वेज निकाल रहे हैं कि हम लोग न्यू क्लाइमेट चेंज कंडीशन में कैसे रह सकते हैं, है ना। और ये हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ वे निकालना पड़ेगा इस न्यू क्लाइमेट चेंज कंडीशन में सर्वाइव करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वेदर ने फोरकास्ट किया है कि इस साल बारिश कम होगी, तो जो फार्मर्स हैं उनको कैसी क्रॉप ग्रो करनी है जो ड्रॉट एरिया, जो सूखे एरिया में भी सर्वाइव कर पाए, ग्रो हो पाए, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च किया था एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका नाम है NAPCC। ये याद करना है बच्चों, कभी आ जाए एग्जाम में, जो कि 2008 में किया गया था जून में। इसमें एड्रेस किया गया था हमें क्लाइमेट चेंज को बाय 8 मिशंस बनाए गए थे, ठीक है। इसके बारे में क्लाइमेट चेंज पे 8 मिशंस बनाए गए थे। वो मिशंस किस किस चीज़ पे फोकस कर रहे थे, जैसे सोलर एनर्जी, हैबिटेट, वाटर, हम हिमालय के इकोसिस्टम, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेनी मोर, ठीक है। तो ये प्लान का क्या एम था कि ये ग्रीन हाउस गैसेस को हटाना है, हटा तो पूरा नहीं सकते लेकिन कम करना है ना। और इसका ये भी एम था कि हम लोगों को ये जो इम्पैक्ट आया ना, क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो उस पर हम लोगों को क्या करना है, अडॉप्ट करना है चीज़ों को, सारी कंडीशंस को, ठीक है। ये जो क्लाइमेट चेंज आया है इससे हमारे किस किस चीज़ों को इम्पैक्ट हुआ, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे फॉरेस्ट को, हमारे वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, सब पर इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत सारे वेज निकालने हैं इस नए क्लाइमेट चेंज को मैं सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है ना, तो पूरा रिकवर तो होना मुश्किल है। तो इसलिए हम और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ट्रीज लगाने चाहिए, प्लांट कम कट करने चाहिए, राइट। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है।